नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। 12 बज चुके हैं। बाजार का एक हिस्सा करीब पूरा हो चुका है। सेकंड हिस्से की करनी आपको तैयारी। तो ये शो बेहद अहम है आपके लिए, क्योंकि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में अब तक अच्छा प्रॉफिट बना चुके होंगे तो अब क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, सौदों को आगे लेके जाना है, क्या हमको चेंज करना चाहिए, कुछ सेक्टर चर्निंग करने की ज़रूरत पड़ रही है आज के लिए, या फिर उन्हीं सेक्टर्स पे चलें जैसे कि आज थोड़े बहुत आईटी चल रहे हैं। आज हमने देखा लॉजिस्टिक शेयर चले हैं, आज कुछ हद तक बैंक स्टॉक्स चल रहे हैं। तो इस सब पे हम चर्चा करेंगे। अभी आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाइए। आप तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। आईटी की बदौलत आज निफ्टी ऊपर आया। आईटी और मेटल इंडेक्स अगर आमने सामने खड़ा कर देंगे तो आज मेटल का जितना नुकसान है वो आईटी ने पूरा कर दिया। अब आप बैंक निफ्टी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी, ऑलमोस्ट 1.5% है। और ये पूरी तरह से है आज डाइवर्जेंस। आज मेटल्स को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं, फिर हम रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपके सामने आएगा और फिर आज के मेहमान कुणाल बोथरा आपको बताएंगे कि हमको करना क्या है। लगातार दूसरे दिन तेजी है। निफ्टी अब 16,200 के अहम सपोर्ट बना चुका है। अब इसको जल्दी जल्दी ब्रीच नहीं करेगा, क्योंकि 16,200, 100, 16,000 वाली कॉल में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग जारी है। ये हमने आपको सुबह सुबह बताया था कि मंदड़ी ये सिस्टम को छोड़ के जा रहे हैं और तजड़िया अब बाजार को पकड़ते हुए दिख रहे हैं। 16,400 की कॉल में खरीदारी तो है, बट थोड़ी हल्की खरीदारी है, इसलिए थोड़ा रुक रुक के खरीदारी हो रही है। लेकिन आप बेस को ज़्यादा अच्छा समझें, बजाय नए लेवल्स की तरफ हम पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे। इन्फोसिस, LNT और ICICI बैंक, अगर आज निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट के आसपास की बढ़त है, ये सिर्फ 3 शेयर ही 50 पॉइंट दे रहे हैं निफ्टी को। आज जो निफ्टी चल रहा है ना, जो 100 पॉइंट, उसमें से 3 शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ICICI, LNT और ICICI बैंक और इन्फोसिस, जो मैंने आपको 3 बताए। आज ऑटो, IT, फार्मा, रियल एस्टेट में खरीदारी है, खासकर ऐसे शेयर्स जहाँ पे कॉस्टिंग प्रेशर थोड़ा कम होगा, जैसे कि लॉजिस्टिक आसान हुआ तो आपको आज दिख रहा होगा रियल एस्टेट के अंदर। सीमेंट को बेनिफिट है रियल एस्टेट से, मेटल्स के दाम टूटे तो रियल एस्टेट बेनिफिशियरी हो गया, IT हेज हो गया, ऑटो कंपनीज को बेनिफिट होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन नीचे आता है। विक्स अभी 1% टूटा, अभी भी ये 23 के आसपास चल रहा है। इसको टूट जाने तो थोड़ा और ज़्यादा, लेकिन अगर ये 22 के नीचे खिसक के आ जाए, 20 के आसपास आए तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। अदरवाइज अभी भी आप कम से कम 150 से 250 पॉइंट की वॉलिडिटी निफ्टी पर ज़रूर देखेंगे। और आज आपको दिख भी रही होगी, बाजार खुला, डिप मारा, फिर से तेज़ी आई। यही है वॉलिडिटी का असली मज़ा, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब आज के मेहमान का करते हैं स्वागत और उसके बाद हम रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे। आज कुणाल बोथरा आपको बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे करना क्या है, और उनके हम अलग अलग स्टॉक्स भी उनसे हम पता करेंगे। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपके पास मैं आऊँ, कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा भी आपके स्क्रीन पर आएगा, लेकिन पहले जो हमने कल चंदन तापड़िया से बातचीत की थी फ्राइडे के सेशन में, बहुत बेहतरीन शेयर उनसे भी हमको मिले थे, उनका जरा रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। हमने शुक्रवार को मारुति सुजुकी के बारे में चर्चा की थी और मारुति के शेयर के अंदर क्या ज़बरदस्त मूवमेंट आया। सुबह ही 2% ऊपर खुला, उसके बाद शेयर चलता गया। 4.5% का रिटर्न है मारुति के अंदर। डिविस्लैब नंबर्स आने थे इससे पहले हमने आपको डाटा शेयर करके बताया था कि डिविस्लैब शायद लगता है कि आपको अच्छा मूवमेंट दे देगा। ये 4319 जो भाव लिखे ना, शुक्र का भाव था, जिस समय हमने आपको 12 बजे के आसपास उसके दाम बताए थे। LIC हाउसिंग भी उसमें से एक शेयर था। हमने हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज को भी चुना था। और HUL हमने ITC को देखने के बाद कहा था कि अगर ITC के नंबर ठीक है तो HUL पे इसका रब ऑफ इफेक्ट आ रहा है कि HUL को भी लिया जा सकता है। HUL पे हाँ आई थी और उसके लेवल्स भी हमने आपके सामने शेयर किए थे। हम मुश्किल से 5 से 6 शेयर आपके सामने डिस्कस करते होंगे। 4 का रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर है, जिसको हम शेयर को नहीं डालते, या तो उसका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, या तो उसके अंदर ना ही टारगेट लगा ना ही स्टॉप लॉस लगा है। कुछ ऐसा ही आप उसको समझ के चल सकते हैं। लेकिन ये रेशो भी अगर आपकी चलती रही तो आपको 2 से 3% का रिटर्न कोई भी आसानी से किसी भी शेयर में मिल जाएगा। आज भी हमारी कोशिश यही है कुणाल आपसे कि कुणाल बोथरा भी हमको कुछ ऐसे शेयर्स देंगे ताकि जब हम कल इनका रिपोर्ट कार्ड दिखाएं तो आपको काफ़ी बेहतर बनता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा निफ्टी के डाटा आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 5% की आज ताज़ा खरीदारी हुई है। शुक्रवार तक 13% माइनस था निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, आज 5% प्लस है निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। मतलब क्या, शुक्रवार तक मंदड़िए गए, आज तेजड़ियों ने सुबह से ही बाजार को दबोच लिया और अब जल्दी से चलता हुआ दिख रहा है। इसलिए आप हर डिप को बॉट देख रहे हैं ना। 300 पे रुका, 300 के ऊपर आके भी ट्रेड कर रहे हैं। मेटल नहीं होता तो आज 400 भी पार हो गया होता। ये तो मेटल का प्रेशर आपकी स्क्रीन पर है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एवरेजेस जरा दिखा देता हूँ, 50 दिन और 200 दिन के एवरेज। खासकर 50 दिन के एवरेज के हम थोड़ा करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्डल्स बहुत हैं, बट फिर भी 16,900 के आसपास आ गए तो ये पूरा फेज मंदी का, कम से कम जिसको हम प्रेशर कह रहे हैं कि पुल बैक मिल रहा है, वो खत्म हो जाएगा।
एक रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस आपको मैं और दिखा देता हूँ। 450 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अब पहला सपोर्ट 16,000 का हो चुका है। आप चाहें तो स्लैश करके सपोर्ट नंबर 2 भी लिख सकते हैं, जिसको हम 16,200 मानते हैं। तो एक नया बेस बन चुका है 16,200 का, भी छपा हुआ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 16,085 स्लैश 16,200 ये आपके 2 मेगा सपोर्ट एरियाज हो जाएंगे। कुणाल जी, अब जरा आपको बताना है कि हमको निफ्टी बैंक निफ्टी पे करना क्या है। आज जिन्होंने सुबह पोजीशंस ली है वो क्या करें, और जिन्होंने अब तक पोजीशंस नहीं ली वो क्या करें। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, शुभ इनवाइट करने के बाद दोनों आई थिंक बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि करंट लेवल्स पे निफ्टी एक प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आ गया है 16,400। अगर हम याद रखें तो लास्ट वीक जब मार्केट्स ने बहुत बढ़िया एक सिंगल डे अपटिक दिया था ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स निफ्टी का, उस दिन भी हमने 16,400 के आसपास का एक लेवल टच किया था और वहां से हमने रिट्रेस किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल पॉइंट है। जनरली जब हम हर्डल पॉइंट के आसपास आते हैं तो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि आइदर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो और स्टॉप लॉसेस, या तो फिर आप स्टॉप लॉसेस को सिग्निफिकेंटली ट्रेल कर दो कि जस्ट इन केस अगर मार्केट उस हर्डल पे या उस रेजिस्टेंस पॉइंट पे वापस अटक जाए तो कहीं कहीं हम अपने जो प्रॉफिट्स है उसको हम 75 to 80% प्रॉफिट्स को हम रिटेन कर सकें। सो आइदर ऑफ द टू स्ट्रैटेजीज वर्क्स वेरी वेल। बट अगर 16,400 को अगर हम क्रॉस कर दे तो जैसे कि आपने बताया कि 16,400 की कॉल में एक हल्की सी बाइंग है, ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स बैलेंस्ड ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज ये एक्सपायरी वीक है, मंथली एक्सपायरी है। तो उस हिसाब से जो पोजीशंस है ओपन इंटरेस्ट की भी वो भी काफी मिक्स्ड रहेगी बिकॉज करंट मंथ फ्यूचर्स में हम शायद देखेंगे कि रिडक्शन हो रही है, बट नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स में क्या उसी इंटेंसिटी में बाइंग हो रही है कि नहीं हो रही है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बैलेंसिंग एक्ट है, उस लिहाज से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आई थिंक 16,400 पे आइदर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर देनी चाहिए या तो फिर स्टॉप लॉसेस को सिग्निफिकेंटली ट्रेल कर देना चाहिए अपसाइड में। ओके ठीक है, 16,400 इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले हम आपको बता भी रहे थे कि रेजिस्टेंस है 16,400 450 वाली रेंज का। फिलहाल अगर आपके पास पोजीशन है होल्ड करके रखें। सर नए वाले को तो आप हाँ नहीं बोलेंगे कि नए वाला भी अभी आ जाए अंदर, कोई स्टॉप लॉस होगा? ऐसी होगा करंट लेवल्स पे, मैं फिलहाल रेकमेंड तो नहीं करूंगा। बट अगर कोई अग्रेसिव ट्रेडर्स है जो यहाँ पे फिर भी लॉन्ग करना चाहते हैं, एक्सपेक्ट करें कि अगर 16,400 ब्रेक कर दे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 16,270 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रख दो निफ्टी फ्यूचर्स पे, जो करीबन 70-80 पॉइंट होगा करंट लेवल्स पे। ओके ठीक है, तो एक रिकमेंडेशन तो ऑलरेडी आपको मिल गया। मैं चार्ट के जरिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको दिखा देता हूँ निफ्टी का। आप जरा देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा। होल्ड हमने ठप्पा लगाया, यानी कि अगर आपके पास है तो आप अच्छे से बने रहिए, नहीं है तो उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड उतना ठीक नहीं है इस समय जिससे पहले होता। ये मैं कम से कम आपको मेरे को जहाँ तक याद है मैं आपको एक हफ्ते से दिखा रहा हूँ यही पैटर्न सेम वाला, कि इसका पुराना रेजिस्टेंस है 15,000, सपोर्ट है 15,800 वाला। हमने एक बार, दो बार, तीन बार इसको टेस्ट किया और फाइनली टेस्ट करने के बाद इसको ब्रेक कर दिया। ये 50 दिन की एवरेज ब्रेक है। इसके अंदर आप एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैंने बकायदा इसके अंदर एक गोला बना रखा है जिसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं कितनी कश्मकश, कितनी जद्दोजहद इसको लगानी पड़ी। एक दिन पार हुए, फिर गैप डाउन आए, फिर उसी जगह पर रुके, उसी हरी लाइन पे फिर से ऊपर गए और फिर से गैप डाउन आने के बाद हम फाइनली उस एरिया को पार करें जिस एरिया पे हम 2 बार नीचे आ चुके हैं 16,400। अभी आपको कुणाल बता भी रहे थे कि 16,400 तक ही फिलहाल अपने आप अभी टारगेट भी मान के चलें। तो ये एक रेंज है, इसको एक बार हम पार कर जाएंगे, कम से कम 200 पॉइंट और देखेंगे, इस पिंक कलर तक हम ज़रूर पहुंचेंगे जिसको हम 16,600 तक का टारगेट भी मानते हैं। एक चीज़ इस पूरी प्रोसेस में आपको सिर्फ साफ दिख रही होगी कि पहले अच्छी तेज़ी, उसके बाद अच्छा फॉल के बाद एक ही जगह पर आके रुक गए हैं। अब धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं कि अपनी पोजीशंस को ज़्यादा तोड़े ना, ज़्यादा टूटे नहीं। इसलिए अगर आपका जो व्यू पॉइंट है ना वो अभी सेल ऑन राइज नहीं होना चाहिए। बेस जब पक्का हो रहा होता है तब बाय ऑन डिप्स हो जाना चाहिए, यानी कि हर नीचे की गिरावट पे खरीदारी करनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि ये बेस कभी भी टूट सकता है, तभी कमज़ोर है। अभी हम पक्का करने की प्रोसेस में। होल्ड लगाइए निफ्टी पर, निफ्टी पे किसी तरह का भी कोई ट्रेड नहीं। सर बैंक निफ्टी पे आप कुछ बताना चाहेंगे कुणाल जी? डाटा आपके हम स्क्रीन पर रख देते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर आपकी स्क्रीन पर डाटा आ जाएगा बैंक निफ्टी का। कुणाल जी आप बताइए बैंक निफ्टी। हाँ, तो आई थिंक उस लिहाज से बैंक निफ्टी पे ज्यादा बढ़िया ट्रेड बन सकता है बिकॉज अगर हम लास्ट वीक की हाईज की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो लास्ट वीक का हाई था वो करीबन 34,650 के आसपास था। आज हमने उस हाई को क्रॉस कर दिया है डिसेसिवली और उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट
कंफर्म हो चुका है, तो बैंकिंग इंडेक्स पे या बैंक निफ्टी पे मेरे अनुमान से लॉन्ग किया जाना चाहिए या फिर बाय की पोजीशन बना सकते हैं। 34,500 का मैं क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस रखूंगा बैंक निफ्टी पे, और अपसाइड में मेरे अनुमान से आई थिंक एक करीबन 500 से 800 पॉइंट और अपसाइड में मिल सकता है। अगर ये तेजी बरकरार रहती है तो करीबन 35,300 के आसपास का एक टारगेट रखूंगा बैंक निफ्टी पे। ओके ठीक है, बैंक निफ्टी पे आप रिकमेंडेशन थोड़ा हाई कर रखेंगे। मैं बैंक निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फिर आपको बता देता हूँ, जस्ट निफ्टी के उल्टा है, जस्ट निफ्टी के उल्टा। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इंपॉर्टेंट है, आपका बैंक निफ्टी के डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा कुणाल की रिकमेंडेशन है 35-30 तक हम आ सकते हैं खिंच के, 34,500 हमारा नहीं जाना चाहिए, ये आज का ध्यान देने वाली बात है। अब आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी दिखेगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पैनिक बॉटम है बैंक निफ्टी का, ठीक है। उसके बाद जब ये दूसरी बार गिरा तो फिर इसने बॉटम बना। दोनों बॉटम में क्या फ़र्क है कि जो पिछली बार वाला पैनिक है उतना पैनिक हमने इस बार नहीं देखा। इसका मतलब ये बात बिल्कुल साफ़ है कि बैंक निफ्टी अपने आप को ज़्यादा गिरने से रोक रहा है। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि अब हमने जो आप लाइन देख पा रहे हैं ब्लू कलर की, इस लाइन के हम ऊपर आके ट्रेड कर पा रहे हैं, यानी कि हम अपने पास, हमारे पास बेस है। इससे पहले बेस नहीं था, फ्री फॉल जैसी सिचुएशन थी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, फ्री फॉल जैसी सिचुएशन थी। हर बार बीच रहे, जैसे ऊपर जा रहे टूट रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब हम थोड़ा साइडवेज होते हैं, अपने लेवल को प्रोटेक्ट करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मैं बोलूँगा, एज कम्पेयर टू निफ्टी। और हमने आज सुबह भी आपको बताया था कि जो स्क्वीजिंग है, शॉर्ट स्क्वीजिंग है, वो बैंक निफ्टी में भी पूरी तरह से हुई नहीं है, क्योंकि उस दिन शुक्रवार को 2% था, निफ्टी के अंदर 13% था। आज भी अगर आप देख पा रहे हैं तो 8% का ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी के अंदर है, 5% का ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के अंदर है। इसका मतलब आज खरीदारी बैंक निफ्टी पे आपको ज़्यादा होती हुई दिख रही है। आप बाय का टारगेट और स्टॉप लॉस अच्छे से नोट कर लें। अगर कोशिश करनी है दोनों इंडाइसेस में कहीं ट्रेड लेने की तो बैंक निफ्टी लीजिएगा, 35,300 का टारगेट होगा आपके सामने। सीधा शेयर पे आते हैं, पहले तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तीन चार शेयर जो हम आपको सूची बता रहे थे कि जहां से 50% ऑफ द निफ्टी की स्ट्रेंथ आ रही है, उसमें एक LNT भी शामिल है। इंटरग्लोब एविएशन भी आपको पता है कि ये एक अच्छा बेनिफिशियरी है। एक तो इसका एविएशन का डाटा अच्छा आया, 4% इन्होंने ग्रोथ किया अपने, और दूसरा अगर पेट्रोल डीजल कम है तो ETF के दाम भी हो सकता है आने वाले दिनों में और घट जाएंगे, तो आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो एक बार आप इन दोनों के बारे में बताइएगा क्या करना चाहिए कुणाल। एक तो है LNT, दूसरा है इंटरग्लोब एविएशन। तो दोनों में से मैं LNT पिक करूंगा लॉन्ग साइड पे, बिकॉज मेरा मानना आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली टर्न अराउंड पॉइंट हो सकता है LNT के लिए। कैपिटल गुड्स में भी नो कि LNT में कितना दमखम बना रहता है जनरली हमेशा। और जब हमने देखा है कि मार्केट में जब रिकवरी आती है तब कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा फोकस और बाइंग होती है, तो उस लिहाज से मैं LNT पिक करूंगा। करंट लेवल्स पे 1650-55 के आसपास आई थिंक फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी यहाँ से 2 दिन 3 दिन या 4 दिन की अवधि के ट्रेड भी करना चाहे तो मेरे हिसाब से आई थिंक 1720 का एक टारगेट रख सकते हैं LNT पे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1625 का। 1625 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। ये स्क्रीन पर F&O का डाटा 3-3.5% का ओपन इंटरेस्ट जो नीचे देख पा रहे हैं, 1 करोड़ जहाँ लिखा है, यहाँ पे खरीदारी, इसकी डेप्थ, इसकी पावर पता लगती है। ऊपर पता लगता है कि कितना प्राइस एप्रिसिएशन है। दोनों स्ट्रांग होने चाहिए तो शेयर जल्दी जल्दी टूटता नहीं है। इसलिए कुणाल जी के रिकमेंडेशन में 1700 रुपये तक का टारगेट आप इसके अंदर ज़रूर बना सकते हैं। एक चीज़ मेरे को जो ऑब्जर्व करवानी है वो मैं आपको जरा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप जरा देखिएगा। वो LNT के रिगार्डिंग ही है और आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगी। चार्ट आपके स्क्रीन पर आएंगे LNT का आवरली चार्ट, लेवल 1700-1720 आपको ध्यान रखना है। एक साइडवेज हम कहते हैं ना, जिसको आपकी पहले आपका शेयर टूटेगा। दो ही से है मार्केट के अंदर, या तो आप पिटेंगे तो आप चलेंगे, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। इससे पहले आप पिट रहे थे, नो डाउट, ठीक है। टूटते आपने एक बेस बनाया जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं। डबल टॉप बनता है, डबल बॉटम बनता है। बॉटम का मतलब होता है जहाँ पे आप रुकेंगे, टॉप का मतलब जहाँ पे आप रुक जाएंगे। तो यहाँ पे आके फिर से शेयर रुक गया। रुकने के बाद इसने 50 दिन के एवरेज को पार किया, 200 दिन के एवरेज को कर रहा है पार। शेयर हो चुका पक्का मजबूत, अपनी गिरावट को ख़त्म करने के लिए आतुर है, तैयार हो चुका शेयर। ये मेरे लिए एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। एक्चुअली में अगर मेरे को मिलता तो मैं यहाँ पे इसको ज़रूर हम ध्यान में रखते। इसी जगह से जब पार हो तो मैं दूसरी लाइन को चेज़ करने के लिए हम लेते हैं। ये इसको कहते हैं कंफर्म पैटर्न, कि 50 दिन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पार हो गया, 200 दिन के एवरेज को मैं पार कर लेने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है।
और नीचे एक और चीज़, वॉल्यूम, हरे हरे आप कैंडल्स देख पा रहे होंगे। अब बेचना नहीं चाह रहा है एलएनटी को कोई भी, कैपिटल गुड्स के अंदर अच्छी खरीदारी। तो ये 200 दिन जो अभी पार हुआ, ये उम्मीद करते हैं कि आपके काम आ जाएगा। एलएनटी का टारगेट आप नोट करके रखेगा, 1700 1720 आपके लिए मिलेगा। सर, आप एलएनटी के अलावा जो दूसरा इंटरग्लोब एविएशन है उसमें कुछ बोलोगे या फिर छोड़ दे उसको? तो ये टाइम ऐसा है डिम्पी जी, कि ज्यादा लॉन्ग्स इनिशिएट नहीं करने चाहिए। जो एकदम ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स या स्ट्रॉन्ग चार्ट्स लग रहे हैं उनमें फोकस करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर जो मार्केट की स्ट्रक्चर है, बिकॉज रात को या शाम को यूएस फ्यूचर्स में क्या होगा वो जानना और वो आंकना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो उस लिहाज से हालांकि इंडिको का चार्ट भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बट जस्ट बेस्ड ऑन द पोजिशनिंग ऑफ द मार्केट, मेरे हिसाब से आई थिंक कम लॉन्ग्स इनिशिएट करने चाहिए या कम ट्रेड्स इनिशिएट करने चाहिए। और उस हिसाब से मैं सिर्फ एलएनटी पिक करूंगा दोनों में से। ओके, ठीक है। सर की तरफ से एलएनटी है, लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। इंटरग्लोब खराब नहीं है, लेकिन उसको हम चुन कम इसलिए रहे हैं ताकि लो वॉल्यूम रखना चाहिए। बाजार के ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन के अंदर आप बिल्कुल उतर ही आए और सारा पैसा एक ही साथ मार्केट के अंदर लगा दें। सिलेक्टिव शेयर रखें, 2 हैं तो 1 चुने, 4 हैं तो 2 चुने, 6 हैं तो 3 चुने, कुछ वैसे ही करके चले तो काम बन सकता है। एलएनटी एक चुनाव तो हो गया। सर आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला है पीडीलाइट, दूसरा है कफोर्ज। एक आईटी का है और दूसरा कमोडिटी वाला एक प्ले है पीडीलाइट। सर दोनों का जरा चार्ट चेक कर लीजिएगा। दोनों में ही एक अच्छी चीज़ है कि बेस बना हुआ है और 200 दिन के एवरेज को पार करने की, यानी कि अच्छे पुल बैक, स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाने की तैयारी में है। दोनों में से ज़्यादा ठीक कौन सा है सर? तो दोनों में से ज्यादा ठीक मेरे मिडनाइट है। शॉर्ट कवरिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है समझना, बट उससे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या शॉर्ट कवरिंग की जो इंटेंसिटी है वो पुराने रेजिस्टेंस को तोड़ पा रही है कि नहीं तोड़ पा रही है। तो अगर हम जस्ट लास्ट 1 वीक का चार्ट भी देखें तो पिडलाइट का लास्ट वीक का जो हाई था या जो रेजिस्टेंस था वो करीबन 2175 के आसपास था। स्टॉक उस लेवल से करीबन 1 से 1.5% ऊपर है। अगर हम कोफोर्ज की बात करें तो लास्ट वीक का जो हाई स्टॉक ने मेक किया था वो करीबन 4070 के आसपास था। स्टॉक अभी भी 200 पॉइंट नीचे है उस लेवल से। तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्टॉक्स को जब बाय करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टॉक में फोर्स और इंटेंसिटी कितनी है अपने पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। उस लिहाज से मैं पिडलाइट इंडस्ट्रीज सिलेक्ट करूंगा बाइंग के लिए आउट ऑफ द टू। मेरे अनुमान से आई थिंक करंट लेवल्स 2215 के आसपास जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, करंट लेवल से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि करीबन 2270 2275 तक स्टॉक जा सकता है। तो करीबन 60 से 65 पॉइंट का एक टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2190 का। ओके, 2190 स्टॉप लॉस आप नोट कीजिएगा। पीडीलाइट आपको प्रीमियम पे दिखेगा 3 पॉइंट का और दूसरा शॉर्ट कवरिंग का अच्छा कैंडिडेट है, 3.5% नीचे है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, मैंने जानबूझ के कुणाल सर से पूछा था कि कफोर्ज और पीडीलाइट में से क्या ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वो बता रहे हैं कि पीडीलाइट थोड़ा ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब आपको दिखाता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीडीलाइट क्यों हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। पीडीलाइट का अगर आप देख रहे हैं पूरा एक चैनल बना हुआ है जिसको कहते हैं हम डाउनफॉल चैनल, गिरता हुआ क्रम। ये इसका पुराना वाला लो है जिसको कुणाल सर ने भी आपको नोटिस कराया था कि हम क्या प्रीवियस लो को ब्रेक करके कितना ऊपर आए हैं, प्रीवियस रेजिस्टेंस को कितना हिट कर रहे हैं, उसको कितना पार कर रहे हैं। ये इस लो के बाद ये एक डाउनवर्ड चैनल था, इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। आप देख रहे हैं हरी लाइन में से छटक के शेयर बाहर निकल गया। बाहर निकला, ना केवल बाहर निकला है बल्कि 50 दिन के एवरेज का सपोर्ट 200 दिन की तरफ बढ़ने वाला कंसेप्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे डब्बा बनाया है, ये यहाँ तक पहुँच सकता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आप दूसरा बेसिक चीज़ देखिएगा, वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम आपको अच्छा दिख रहा होगा। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं किसी शेयर को। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप लें या नहीं लें, कम से कम इसको शॉर्ट मत कीजिएगा अभी फिलहाल पीडीलाइट को। ऑल्दो ये कमोडिटी बेस्ड है, कल क्रूड के दामों में कुछ 19-20 हो जाएगा तो फिर से इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, बट फिर भी अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ को ये दिखा रहा है। 2270 आपका टारगेट, 2190 आपका स्टॉप लॉस, ये आपके लिए शेयर हो गया। सर थोड़ा और स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ, मंदी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जरा देखते हैं। कुणाल सर आज ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आज मंदी वाले शेयर्स में तो सेल और हिंडाल को सीधा हमने चुन लिया। ये बताइए और कितना टूटेगा? सेल के नंबर हैं, ब्लॉक डील लगी हुई है 10 लाख शेयरों की, 9% नीचे है। है कहना दोनों स्टॉक में, बिकॉज दोनों ही स्टॉक बहुत ज्यादा पिटे हुए हैं। मेटल स्टॉक्स हम जानते हैं कि क्या रीजन से आज पूरा जो मेटल सेक्टर है वो डाउन है, बट करंट लेवल्स पे शॉर्ट इनिशिएट करना
जस्ट फॉर 3% या 5% बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड बन सकता है, बिकॉज हम एक गैप डाउन पे ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स ऑलरेडी सेल फॉर एग्जांपल 10% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो विंडो है जो डाउनसाइड की या रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं होगा। हालांकि दोनों ही स्टॉक चार्टिकली स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं, पॉसिबल हो सकता है कि दोनों ही स्टॉक में आने वाले कुछ एक हफ्तों में और 5 to 10% की सेलिंग आ सकती है, बट जस्ट एज अ प्योर रिस्क रिवॉर्ड प्ले और गिवन आज का चार्ट स्ट्रक्चर, मेरे अनुमान से आई थिंक आज स्टॉक में शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर स्टॉक्स बाउंस करे 2 या 3 दिनों में 5% 7% का एक बाउंस अगर आ जाए, तब शॉर्ट करना ज्यादा बेटर ट्रेड होगा, बट फिलहाल करंट लेवल्स पे मैं दोनों ही स्टॉक्स पे शॉर्ट इनिशिएट नहीं करूंगा। ठीक है, शॉर्ट करना नहीं है, तेज़ी करने का सिग्नल नहीं आया, इसलिए हमने एक ठप्पा लगा दिया जिसको कहते हैं अवॉइड। छोड़ दीजिए इन शेयरों को अभी फ़िलहाल, थोड़ा सेटल होने दीजिए। आप हिंडाल्को भी अवॉइड का ठप्पा लगाइए और सेल पे भी अवॉइड का ठप्पा लगाइए, इनकी फ़िलहाल इन शेयरों से रहना भी दूर। ना ही मंदी अभी करनी है क्योंकि ऑलरेडी टूटे हुए हैं, तेज़ी करना नहीं है क्योंकि सिग्नल नहीं है। करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, तो हम करेंगे अवॉइड। तो आप छोड़ दीजिए इन दोनों शेयरों को। आगे बढ़ रहे हैं सर, थोड़ा और स्पीड से आते हैं। आज आईटीसी के अंदर गिरावट है। खबर यह है कि सुट्टी के पास जो 8% यूटीआई है, सुट्टी मतलब यूटीआई, कि उसके पास करीब 8% का जो शेयर होल्डिंग है, 27,000 करोड़ रुपए का माल है, वो शायद बेच सकती है, सरकार के पास है आईटीसी। सर आईटीसी ज़रा तो नहीं टूटेगा? अनवाइंडिंग का कैंडिडेट है ये। मेरे पास आईटीसी ज्यादा टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज स्टॉक में बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ है। 274 270 का जो लेवल इसको होल्ड कर रहा है, तो मेरे अनुमान से अगर जो कॉन्ट्रेरियन बायर्स है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे बाइंग की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। 274 पे आपने एक स्टेप बाइंग कर ली, अगर 272 के आसपास आता है इंट्राडे, तो मेरे अनुमान से आई थिंक सेकंड लेवल की बाइंग करनी चाहिए। तो मैं बुलिश हूँ आईटीसी पे, और मेरे अनुमान से स्टेप बाय स्टेप बाइंग करे तो शायद ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी आईटीसी पे। हिमांशु को बोलो ऊपर उठे। सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, शेयर आपसे पता करूंगा, लेकिन इस बीच नंबर आगे हैं। सर एक बार आप मेरे को जरा डिविस लैब का चार्ट खोल लीजिए। डिविस लैब का F&O का डाटा आप लगाइए स्क्रीन पर, और मैं जब तक नंबर पढ़ा लेता हूँ। ईटी गाँव का जो पोल था, हमने जो पोल किया था, वो था करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आना चाहिए था। मुनाफा आया है 894 करोड़। तो मुनाफे के टर्म्स पे इसको कर दीजिए टिक, 2% ऊपर है। कुणाल जी बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, आप अगर कहीं भी लगे अभी लेना है तो आप हमको हाथों हाथ बता दीजिएगा। पोल के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है, नो डाउट सेल्स भी ठीक होगा और मार्जिन्स भी ठीक आने ही चाहिए। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है तो मैं गेस कर सकता हूँ कि मार्जिन्स इनके ठीक आएंगे। एक बार जल्दी से आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो बताइए, आपको चार्ट पे कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है? जैसे जैसे और नंबर आएंगे मैं आपके सामने रखूंगा। तो हाँ, आई थिंक चार्ट अच्छा लग रहा है। फार्मा स्टॉक्स ओवरऑल टर्न अराउंड कर रहे हैं। हमने लास्ट वीक भी देखा था डॉक्टर रेड्डी में कि किस तरह से स्टॉक ने पहले गिरावट दिया इंट्राडे, पर उसके बाद जो रिकवरी दी वो करीबन 200 से 300 पॉइंट की रिकवरी थी डॉक्टर रेड्डी में। मेरे अनुमान से सिमिलर चार्ट पैटर्न डॉक्टर डिविस लैब का भी बन सकता है। 4400 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है फ्यूचर में। मेरे अनुमान से करीबन 100 से 150 पॉइंट की रैली यहाँ से आ सकती है। 100 से 150 पॉइंट की रैली यहाँ से आ सकती है। सर टारगेट में फिर बता दो ना, 100 से 150 रुपये का मतलब मैं 4400 में अगर 100 रुपये जोड़ दूँ 4550 टारगेट डाल दें। स्टॉप लॉस भी बताओ फिर आप। 4300 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 4300 का, और 4550 का टारगेट रख सकते हैं इस पे। 4550 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मिल जाएगा 4300 का। इसके नंबर्स ठीक आए हैं। चार्ट में जल्दी से आपको डिविस लैब का दिखा देता हूँ। चार्ट आप देखिए, डिविस लैब आपने लेवल्स नोट कर लीजिएगा, नंबर्स आ रहे हैं बैक टू बैक। अब हम जितनी कोशिश कर सकते हैं आपके सामने नंबर्स, अर्निंग्स, मार्केट का व्यू सब कुछ आपके सामने रखते हैं। डिविस लैब का चार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस के पास है। आप देख पा रहे हैं बार बार ये गिरता नहीं, एक चैनल के अंदर अपवर्ड राइजिंग चैनल है, इसको 45 डिग्री का एंगल का चैनल कहते हैं। ये बहुत पक्का होता है, मार्केट के अंदर चलता स्लो है बट बहुत पक्का काम करता है। नंबर आ चुके हैं, 30 रुपये का डिविडेंड आया, पोल से अच्छे नंबर डिविस लैब के आए हैं। उम्मीद तो है चल जाएगा, इसलिए कुणाल जी की रिकमेंडेशन में भी बाय है। हमारे हिसाब से भी हमको भी लग रहा है थोड़ा सा ठीक है ये, 200 दिन की एवरेज भी पार किया हुआ है। छोटी मोटी वॉलेटिलिटी रह सकती है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर रेड्डीज में भी ऐसे हुआ था, बट अभी तक ऐसा लग रहा है कि डिविस 4550 तक चला जाएगा। 4300 का स्टॉप लॉस है। कुणाल जी सिर्फ 1 मिनट आपके पास होगा, आपको अपने ट्रेडिंग कॉल्स बता देनी है। 2 बाय कॉल करूंगा। पहला रहेगा विप्रो पे, एक्सट्रीमली बुलिश हूं स्टॉक पे, रेकमेंड करूंगा बाय के लिए। टारगेट्स 500, स्टॉप लॉस 445। और सेकंड रहेगा मारुति पे। आज की गैप अप के बाद भी मेरे हिसाब से आई थिंक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया मारुति में, तो इसको भी मैं रेकमेंड करूंगा बाय के लिए। 8300 का टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा 7740।
ओके ठीक है, एक तो विप्रो पे और दूसरा मारुति पे आपके रिकमेंडेशन है। दोनों ट्रेड्स दिखा दीजिए, अच्छे से फोटो वोटो खींच लीजिए, नोट कर लिए जाए। 8300 तक का टारगेट है मारुति के अंदर, और विप्रो भी बाय कॉल है। आईटी के अंदर जो खरीदारी आ रही है विप्रो में से ठीक है। डीवी स्लैब ऑलरेडी बता दिया आपको, अब ये 100 रुपये की बढ़त के साथ अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और जो सिलेक्टिव सौदे हमने आपके सामने रखे हैं, उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ट्रेड कम कीजिए बट सॉलिड कीजिए, अच्छा कीजिए। कुणाल जी के रिकमेंडेशन भी कुछ वैसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला और शेयरों का एनालिसिस दोनों जारी रहेगा 18 आवर्स ऑफ देश में। नमस्कार।